वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेपाल की 28 वर्षीय नैना महत 2016 में अपने भाई और बड़ी बहन जया के साथ काम की तलाश में मुंबई आई थी। उन्होंने पूर्वी मुंबई के वसई में एक मकान किराए पर लिया और साथ रहने लगे। तीनों पढ़े लिखे थे, जिससे उन्हें जल्दी काम मिल गया। नैना और जया ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, इसलिए उन्हें इसी क्षेत्र में नौकरी मिल गई। 11 सितंबर 2023 की बात है। जया लोनावला में शूटिंग के लिए गई हुई थी। उसके दोस्त प्रमोद शाह ने बताया कि उसकी बहन नैना का फोन स्विच ऑफ है और उसका फ्लैट भी बंद है। नैना सनटेक अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 1402 में रहती थी। जया ने कई बार नैना को फोन किया, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने नैना के फ्लैट पर एक जानने वाले को भेजा, मगर उसने भी देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। और इसके बाद जया खुद नायगांव आई और नैना का कुछ पता न चलने पर उसने 14 सितंबर को नायगांव थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को पहले गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि एक जिम्मेदार पढ़ी लिखी लड़की अगर गायब है तो ऐसे ही पुलिस कंप्लेंट लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जया की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने नैना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, तो जो सामने आया वो शक पैदा करने वाला था। पुलिस ने पाया कि नैना का मोबाइल 9 अगस्त 2023 से बंद है और उसके मोबाइल फोन में उसके बाद कोई और सिम भी नहीं डाला गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नैना की खोज शुरू कर दी। जया का शुरू से कहना था कि नैना के गायब होने के पीछे मनोहर शुक्ला का हाथ है। पुलिस के ये पूछने पर कि मनोहर शुक्ला कौन है, जया का कहना था कि मनोहर रविशंकर शुक्ला और नैना फिल्म इंडस्ट्री में साथ में काम करते थे। दोनों की सालों से जान पहचान चल रही थी, मगर पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच गहमा गहमी भी थी। जया के कहने पर पुलिस ने मनोहर को पूछताछ के लिए बुला तो लिया, मगर पुलिस के पास अभी तक मनोहर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था जिससे कि वो उसको घेर सके। मनोहर का लगातार यही कहना था कि वो नहीं जानता कि नैना कहाँ है, और अगर वो 1 महीने से गायब है तो उसको ठीक से याद भी नहीं कि उसकी नैना से आखिरी बार बात कब हुई थी। उसका कहना था कि वो और नैना अच्छे दोस्त थे, इससे अधिक कुछ नहीं। इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनोहर एक शादीशुदा है और 2 साल की बच्ची का पिता भी है। वो और उसकी पत्नी पूर्णिमा अपनी दुनिया में खुश हैं। पूछताछ के दौरान मनोहर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस का शक उसके ऊपर कम होता जा रहा था। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पुलिस ने मनोहर की पत्नी पूर्णिमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान पूर्णिमा बुरी तरह घबराई हुई लग रही थी, मगर यह घबराहट वाजिब भी थी, क्योंकि यह लड़की के गायब होने का मामला था और ऐसे में पूछताछ के दौरान एक लड़की का घबराना आम बात है। मगर पूर्णिमा से बात करके पुलिस को ऐसा शक नहीं हुआ जिससे ये लगे कि उसका या मनोहर का नैना के गायब होने के पीछे कोई भी हाथ है। पुलिस हर तरह से तफ्तीश कर रही थी और नैना जहां जहां काम करती थी वहां लोगों से पूछताछ कर रही थी। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जिससे शक किया जा सके। दूसरी तरफ जया अभी भी मनोहर पर इल्जाम डाल रही थी और पुलिस को फोर्स कर रही थी कि वो मनोहर को ठीक से टटोले, क्योंकि नैना के गायब होने के पीछे वही है। पुलिस ने नैना के काम और घर से जुड़ी हुई सीसीटीवी फुटेज को भी देखना शुरू किया और उनमें भी कुछ भी शक करने वाला नहीं था। जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने जया को बुलाकर 9 अगस्त और उससे कुछ दिन पहले की नैना की सोसाइटी सनटेक की कुछ सीसीटीवी फुटेज उसको दिखाई, और तब एक शक करने वाली बात सामने आई जो पुलिस ने इग्नोर कर दी थी। जया ने यह देखा कि 9 तारीख को मनोहर नैना की सोसाइटी में गया था, वहां से निकला था और उसके बाद उसी शाम को वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वापस एक बार नैना की सोसाइटी में आया था। वो अपनी पत्नी के साथ खाली हाथ सोसाइटी में गया था, मगर वापस निकलते समय उसके हाथ में नीला बड़ा ट्रॉली बैग था जो कि नैना का ही था। पुलिस ने इसके बाद अपने इंटरनल नेटवर्क के माध्यम से नैना की उम्र की लड़की के बारे में पता करना शुरू किया, तो उनको गुजरात के वलसाड़ से एक रिपोर्ट मिली जो कि 1 महीने पहले उसी समय की थी जब नैना गायब हुई थी। बात 12 अगस्त 2023 की थी, जब गुजरात के वलसाड़ में एक खाड़ी के पास पड़े एक नीले रंग के बैग को कुछ बच्चों ने देखा था। शक होने पर बैग को जब उनके परिवार वालों की निगरानी में खोला गया तो पाया गया कि उसमें एक लड़की की लाश थी। उन्होंने तुरंत वलसाड़ पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर बैग की छानबीन की। लाश की पहचान मुश्किल थी। राइट हैंड पर त्रिशूल का टैटू और गले में ओम पेंडेंट की चेन थी, जिससे यह साबित हुआ था कि मृतका हिंदू थी।
उन्होंने बताया कि शव की हालत को देखते हुए पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर शव का दाह संस्कार कर दिया गया था। रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया था। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि पानी में डूबकर मरने के बाद उसके शव को बैग में क्यों रखा गया। मामले को एडीआर में दर्ज किया गया था और पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में सूचना प्रसारित की थी, मगर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस शव की सारी जानकारी जब नायगांव पुलिस में भेजी गई तो यह कंफर्म हो गया कि शव नैना का ही था। सीसीटीवी में 9 अगस्त को मनोहर को नैना के घर में जाते देखा गया था और उसके बाद 13 को नैना का शव गुजरात में मिलना, इससे यह साफ हो जाता था कि 9 अगस्त को मनोहर से मिलने के बाद ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते नैना को मारकर उसके शव को 150 किलोमीटर दूर गुजरात में फेंका गया था। सारी जानकारी के बाद वलसाड़ और नायगांव पुलिस ने शव की पहचान की और यह पुष्टि की कि वो नैना ही थी। पुलिस ने मनोहर शुक्ला की छानबीन की और हिरासत में ले लिया, मगर उसकी पत्नी पूर्णिमा अपनी बच्ची के साथ फरार हो गई थी, जिसका बाद में पकड़ लिया गया था। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज सामने रखने पर उसने हत्या स्वीकार कर ली। मनोहर ने बताया कि नैना महत और वो लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया, लेकिन मनोहर की शादी किसी और लड़की से तय हो गई, जिसे जानकर नैना बहुत परेशान हो गई थी। मनोहर का कहना था कि अपनी बीवी और बच्ची को साथ लाना भी उसके प्लान का हिस्सा था, जिससे कि पुलिस जांच के समय उस पर किसी का भी ध्यान न जाए। और उसने नैना का शव जिस सूटकेस में रखा था वो सूटकेस भी नैना का ही था। वो पत्नी और बच्ची को लेकर स्कूटी से 150 किलोमीटर दूर वलसाड़ में नैना के शव को ठिकाने लगाने गया था। मनोहर ने बताया कि उसकी 2016 में नैना से मुलाकात टीवी धारावाहिक कैसेट पर हुई थी। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना ने अपना सब कुछ मनोहर को समर्पित कर दिया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके साथ ही मनोहर नैना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। 2019 में मनोहर ने नैना को बताया कि उसकी शादी किसी और युवती से होने वाली है। ये सुनकर नैना को गहरा सदमा लगा और घर पहुंचते ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। मनोहर ने रात को ही घर छोड़ दिया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। नैना को यह बात समझ में आ गई थी कि मनोहर की शादी हो चुकी है, इसलिए उसने एक वकील से सलाह करके विरार पुलिस थाने में मनोहर के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनोहर ने नैना को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने मुकदमा वापस नहीं लिया। इसके कारण मनोहर शुक्ला को जेल जाना पड़ा। जेल से जमानत से बाहर आने के बाद उसने नैना को बार बार फोन किया और नैना को भी उसे जेल भेजने पर थोड़ा अफसोस हुआ था। नैना ने मनोहर से मिलने को कहा और जब मनोहर उससे घर आया तो नैना फूट फूट कर रोई। हालांकि मनोहर ने जो किया था वो हो चुका था, फिर भी नैना उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी और पहले की तरह प्यार करती रही। जमानत पर बाहर आने के बाद मनोहर ने नैना से संपर्क किया और केस वापस लेने का अनुरोध किया। एक बार उसने नैना और अपनी पत्नी पूर्णिमा को स्कूटर से तुंगारेश्वर ले जाकर नैना पर दबाव डलवाया, लेकिन नैना नहीं मानी। जब मनोहर ने नैना पर अधिक दबाव डाला तो नैना ने 2 शर्तें रखी। उसे पत्नी पूर्णिमा से तलाक लेना होगा और शहर में उसके लिए एक फ्लैट खरीद के देना होगा। इन शर्तों से गुस्से में आकर मनोहर ने तुंगारेश्वर से नायगांव लौटते समय नैना को स्कूटर से धकेल दिया था और अपनी बीवी के साथ फरार हो गया था। नैना को थोड़ी चोटें भी आई थीं और उसके बाद उसने मनोहर को किसी और केस में फंसाने की धमकी दी, जिससे मनोहर और डर गया था। इस स्थिति ने मनोहर को और अधिक परेशान कर दिया था। उसने नैना की धमकियों की अनदेखी करनी शुरू कर दी, लेकिन नैना की आक्रामकता और खुली धमकियों से वो चिंतित था। ये तनाव और घबराहट उसकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा खराब कर रहा था। 9 अगस्त 2023 को नैना ने मनोहर शुक्ला को फिर से फोन किया और कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम आज ही मुझसे मिलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम होगा। मनोहर शुक्ला पहले से ही केस से परेशान था, इसलिए डर के मारे नैना के घर पहुंच गया। वहां नैना ने उसको चेतावनी दी कि अगर वो उसको फ्लैट नहीं खरीदवाएगी तो वो आत्महत्या कर लेगी और हत्या के आरोप में वो जेल जाएगा। नैना की धमकी सुनकर मनोहर गुस्से में आ गया और उसने नैना को बाथरूम में खींच लिया, जहां उसने उसको पानी से भरे टब में सर डुबोकर मार दिया। मारने के बाद उसने नैना की लाश को बिस्तर पर लेटाया, मोबाइल और घर की चाबी लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो पत्नी पूर्णिमा और बेटी को लेकर नैना के घर गया। उसका मानना था कि पत्नी और बच्ची को साथ में देखकर कोई भी उसके पर शक नहीं करेगा, और हुआ भी वही था। पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मनोहर को इग्नोर कर गई थी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ सीसीटीवी में दिखा था।
नैना के फ्लैट पर पहुंचकर उसने नैना की लाश को उसी के एक नीले सूटकेस में बंद किया और स्कूटी से अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ 150 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड़ तक गया और बैग को पारदी इलाके में पार नदी के पास डाल दिया। बैग को ठिकाने लगाने के बाद वो दोनों घर वापस आ गए। इस केस के खुलने पर पुलिस ने मनोहर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मनोहर को 16 सितंबर 2023 तक पुलिस रिमांड में लिया था। जया के बयान में उसने मनोहर के भाई की भी इस वारदात में लिप्त होने का शक जाहिर किया था और पुलिस की जांच उस तरफ भी जा रही थी। केस की छानबीन के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई थी कि आरोपियों ने पारदी में पार नदी के किनारे नैना का शव फेंकने के स्थान पर लगभग 1.25 किलो सरसों के बीज बिखेर दिए थे। जब पुलिस अधिकारी 13 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को उस स्थान पर ले गए तो उन्होंने कुछ पौधे देखे जो उस एरिया के हिसाब से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने कुछ नमूने जांच के लिए भेजे जहां पुष्टि हुई कि ये पौधे सरसों के थे। पुलिस ने अदालत में 622 पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की थी जिसमें 25 से अधिक लोगों के बयान शामिल थे और इसमें उन दुकान मालिक का बयान भी शामिल था जहां से मनोहर ने कथित तौर पर सरसों के बीज खरीदे थे। मनोहर और पूर्णिमा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नैना के घर जाते समय सरसों के बीज खरीदे थे ताकि उसके सड़ते हुए शव की गंध को छिपाया जा सके। वो लोग कई जगहों पर शव फेंकने के लिए रुके थे लेकिन उन्हें यह बहुत खतरनाक लग रहा था, इसलिए वो पारदी में पार नदी के किनारे चले गए और बुलेट ट्रेन निर्माण स्थल के पास एक स्थान पर गए, वहां सूटकेस फेंक दिया और उसके ऊपर सारे सरसों के बीज डाल दिए।